सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है एजुकेशन प्लेनेट नोहर चैनल पर। और आज हम कक्षा 8 में विज्ञान विषय में चैप्टर नंबर 5 जिसकी हेडिंग है कोयला और पेट्रोलियम, इसको हम पढ़ेंगे। कोयला और पेट्रोलियम, चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। कोयले से आप परिचित हैं, पेट्रोलियम से भी आप परिचित हैं, डिटेल में इसकी बात आगे करेंगे। हमारे द्वारा अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न उपयोग किए जाने वाले पदार्थ या प्रकृति में पाए जाते हैं या उनका निर्माण मानव द्वारा किया जाता है। यानी हमारे द्वारा अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए विभिन्न उपयोग किए जाने वाले पदार्थ या तो प्रकृति में पाए जाते हैं या उनका निर्माण मानव के द्वारा किया जाता है। दैनिक जीवन में उपयोग में लाए जाने वाले पदार्थों का प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित वर्गीकरण निम्न प्रकार से है। प्राकृतिक पदार्थ और मानव निर्मित पदार्थ, इसकी बात आगे करते हैं। जैसे प्राकृतिक पदार्थ है लकड़ी, धातु, मृदा और जल। मानव निर्मित है टायर, चम्मच, मूर्ति, मशीन और भी कुछ। इसकी बात करते हैं तो प्राकृतिक पदार्थ है हवा, प्राकृतिक पदार्थ है हवा और मानव निर्मित है सड़क। अब प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? वे संसाधन जो हमें प्रकृति ने दिए हैं और जीवों के द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। कौन कौन से? जैसे मिट्टी, वायु, जल और कोयला। अब कोयले को मनुष्य ने नहीं बनाया, जल को मनुष्य ने नहीं बनाया, वायु, मिट्टी, ये सब प्रकृति में अपने आप ही बने हुए हैं। तो ये संसाधन जो प्रकृति में अपने आप ही बने हुए हैं और मानव इसका प्रयोग करता है, उसे कहते हैं हम प्राकृतिक संसाधन। एक इम्पोर्टेंट प्रश्न हो सकता है, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? इसको विशेष रूप से ध्यान कीजिए। फिर प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार, दो प्रकार के प्राकृतिक संसाधन हैं। पहले अक्षय प्राकृतिक संसाधन, यानी ऐसे प्राकृतिक संसाधन जो समाप्त नहीं होने वाले हैं, जिनकी मात्रा बहुत ज़्यादा है, कभी समाप्त नहीं होंगे। और दूसरे प्राकृतिक संसाधन जो समाप्त हो सकते हैं। अब अक्षय प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं और समाप्त होने वाले कौन से हैं, इसकी हम चर्चा करते हैं। देखिए, जो अक्षय प्राकृतिक संसाधन है ये असीमित मात्रा में पाए जाते हैं, वे समाप्त नहीं होंगे। जैसे सूर्य का प्रकाश और वायु। सूर्य का प्रकाश कभी समाप्त नहीं होने वाला है, वायु समाप्त होने वाली नहीं है। आप कितना भी उपयोग करो, इसमें कोई कमी नहीं आएगी। फिर दूसरे है समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। वे संसाधन जो सीमित मात्रा में पाए जाते हैं और समाप्त हो सकते हैं, जैसे वन, वन्य जीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि। अब कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है। इनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों, जिनको जीवाश्म कहते हैं, से होता है। इसलिए इन्हें जीवाश्मी ईंधन भी कहते हैं। एक बार फिर से इसको आप ध्यान से सुनिए। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है। इनका निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से हुआ है, जिनको जीवाश्म कहते हैं। इसलिए इन्हें जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। अब बात करेंगे हम कोयले की। कोयला, अब चित्र में देखिए आप, बिल्कुल यह पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का होता है। पहले इसका उपयोग रेल इंजनों को चलाने के लिए भाप बनाने में होता था। इसका उपयोग विद्युत पैदा करने के लिए तापीय शक्ति संयंत्रों में भी किया जाता है। और कोयले का उपयोग विभिन्न उद्योगों में ईंधन के रूप में होता है, यानी यह ईंधन या गर्मी देने के लिए इसका उपयोग होता है। अब कोयले का निर्माण कैसे हुआ? लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व। मिलियन आप जानते हैं, 1 मिलियन यानी 10 लाख। तो 300 मिलियन वर्ष पहले इसका निर्माण हुआ था। 300 हुआ कैसे? 300 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। बाढ़ आने के कारण ये वन मृदा में दब गए और उन पर अधिक मृदा जम जाने के कारण वे सपिंडित हो गए, यानी दब गए। जैसे जैसे वे गहराई में गए, उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च ताप और उच्च दाब पर पृथ्वी के अंदर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में बदल गए। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। अब इसमें
कुछ बिंदुओं पे आप ध्यान दीजिए। मृत वनस्पति का धीरे धीरे कोयले में बदलना कार्बनीकरण कहलाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है, कार्बनीकरण किसे कहते हैं? मृत वनस्पति का धीरे धीरे कोयले में बदलना कार्बनीकरण कहलाएगा। फिर वनस्पति के अवशेषों से बने होने के कारण कोयले को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। उद्योग में कोयले द्वारा कुछ उपयोगी उत्पाद जैसे कोक, कोल तार और कोयला गैस बनाए जाते हैं। अब ये कोयले की खान का एक दृश्य है आपके सामने। ये यहाँ से कोयला निकाला जाता है, ये कोयले की खान का दृश्य है। अब बात करते हैं कोक की। यह कठोर सरंध्र और काला पदार्थ होता है। सरंध्र का मतलब छिद्र युक्त। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है। इसका उपयोग होता है इस्पात के औद्योगिक निर्माण में और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में, यानी यह बहुत ज़्यादा ताप देता है। दूसरी बात करें हम कोलतार की। यह है अप्रिय गंध वाला काला द्रव होता है, यानी कि इसकी गंध ऐसी होती है कि वो अच्छी नहीं लगती। लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। अब इसका विभिन्न उपयोग होता है किसमें? विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में, संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफिक सामग्री, छत निर्माण सामग्री आदि में इसका उपयोग होता है। कीटों को भगाने के लिए जो नेफ्थलीन की गोलियां बनती है सफ़ेद रंग की, उस गोलियों को बनाने में भी इसका उपयोग होता है। अब ये कोल तार इसमें एक बीकर में आपको दिखाया हुआ है। तीसरा इसका जो भाग है वो है कोयला गैस। कोयले से कोक बनाते समय कोयला गैस प्राप्त होती है और इसका उपयोग उद्योगों में ईंधन के रूप में होता है। अब इसमें विशेष जानकारी है। लंदन में 1810 में और न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास कोयला गैस का उपयोग प्रथम बार सड़कों पर रोशनी के लिए करते थे। आजकल इसका उपयोग ऊष्मा के स्रोत के रूप में करते हैं। अब बात करेंगे पेट्रोलियम की। हल्के स्वचालित वाहन जैसे मोटरसाइकिल, स्कूटरों और कारों के में उपयोग होने वाला पेट्रोल तथा भारी वाहनों जैसे ट्रक और ट्रैक्टरों को चलाने के लिए उपयोग होने वाला डीजल ईंधन होते हैं, जिसे प्राकृतिक स्रोत पेट्रोलियम से प्राप्त करते हैं। अब पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है? इसका निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। पेट्रोलियम का निर्माण कैसे हुआ है? समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। कैसे हुआ? इन जलीय जीवों के मरने पर इनके शरीर समुद्र के पैंदे में जाकर जम गए, फिर रेत और मिट्टी की परतों द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने मरे हुए जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में बदल दिया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारों में पेट्रोलियम तेल और गैस की परत जल की परत के ऊपर होती है, क्योंकि तेल और गैस जल से हल्के होते हैं और इसमें मिलते नहीं है, मिश्रित नहीं होते हैं। अब ये पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडार का एक आपको रेखा चित्र उसमें दिखाया गया है। अब इसकी भी कुछ विशेष जानकारी की बात करें हम। विश्व का पहला तेल का कुआं पेंसिल्वानिया, अमेरिका में 1859 में ड्रिल किया गया था। ड्रिल यानी एक ऐसा यंत्र जिसमें जो आगे जो इसकी लंबी भुजा के रूप में जो यंत्र होता है वो घूमते हुए ये अंदर जाके छेद कर देता है। तो ड्रिल यानी छेद करना। 8 साल बाद 1867 में असम के माकुम नामक जगह पर तेल का पता चला भारत में। और तेल भारत में असम, गुजरात, बॉम्बे हाई और गोदावरी और कृष्ण नदियों के बेसिन में मिलता है। एक प्रश्न ये भी हो सकता है कि भारत में तेल कहाँ कहाँ मिलता है? तो उत्तर होगा असम, गुजरात, बॉम्बे हाई और गोदावरी और कृष्ण नदियों के बेसिन में मिलता है। बॉम्बे हाई ये समुद्र में स्थान है, वहाँ समुद्र में से तेल निकाला जाता है। अब पेट्रोलियम का परिष्करण यानी पेट्रोलियम को साफ कैसे करते हैं? पेट्रोलियम और गैस से अनेकों उपयोगी पदार्थ प्राप्त करते हैं, जिसे पेट्रो रसायन कहते हैं। इसका उपयोग अपमार्जक, रेसे, पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक आदि, पॉलीथीन और प्लास्टिक आदि के औद्योगिक निर्माण में इसका उपयोग करते हैं। और प्राकृतिक गैस से मिलने वाली हाइड्रोजन गैस का उपयोग उर्वरक यूरिया के निर्माण में करते हैं। व्यावसायिक क्षेत्रों में पेट्रोलियम का महत्व अधिक होने के कारण इसे काला सोना भी कहते हैं। काला सोना किसे कहते हैं, यह भी प्रश्न हो सकता है। तो उत्तर होगा पेट्रोलियम को काला सोना कहते हैं। अब पेट्रोलियम परिष्करणी हिंदी का शब्द है, अंग्रेजी में कहेंगे इसको रिफाइनरी, यानी पेट्रोलियम की रिफाइनरी जहाँ पेट्रोल को साफ किया जाता है। इसके जो अलग अलग संगठक इसके पदार्थ होते हैं उनको इसमें से अलग करते हैं। देखिए, पेट्रोलियम के विभिन्न संगठक और उनके उपयोग। अब यानी जो पेट्रोल, कच्चा पेट्रोल जो निकलता है एकदम कीचड़ की तरह काले रंग का होता है, उसमें कौन कौन से पदार्थ इसमें मिले होते हैं। नंबर 1,
द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस उपयोग क्या होगा घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में। दूसरा पेट्रोल मोटर ईंधन शुष्क धुलाई के लिए विलायक के रूप में काम आता है। मिट्टी का तेल स्टोव लैंप और जेट वाहनों के लिए ईंधन के रूप में। डीजल भारी वाहनों मोटर वाहनों और विद्युत जनित्रों के लिए इसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है। फिर स्नेहक तेल, इसको मशीन का तेल भी कहते हैं। जो कोई मशीनों में वो मशीन थोड़ी ठीक से चले, उनके पुर्जों के बीच में घर्षण कम हो जाए, इसलिए इसका स्नेहक तेल का उपयोग करते हैं। स्नेहन के लिए इसका उपयोग है। पैराफिन मोम मरम मोमबत्ती वैसलीन आदि बनाने में। और बिटुमेन ये पेंट और सड़क निर्माण में काम आता है। आजकल जो एक तो जो सड़क बनती है कोयले से जो कोलतार निकलता है उससे बनती है, और एक पेट्रोलियम का जो उत्पाद है बिटुमेन उससे भी ये बनती है। अब प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस नामक जीवाश्म ईंधन का आसानी से पाइपों द्वारा परिवहन किया जा सकता है, और प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपिंडित करके संपिंडित प्राकृतिक गैस सीएनजी के रूप में भंडारित करते हैं। अब सीएनजी का आजकल उपयोग हो रहा है किस रूप में, ऊर्जा उत्पादन में इसका उपयोग होता है, और परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में करते हैं क्योंकि यह कम प्रदूषण करता है, एक स्वच्छ ईंधन है। अब सीएनजी का उपयोग यह एक इम्पोर्टेंट पर्सन हो सकता है, इसको आप विशेष ध्यान करना। अब सीएनजी की आपूर्ति घरों और कारखानों में पाइपों से सीधी होने के कारण इसे सीधा जला भी सकते हैं। पाइपलाइन का ऐसा जाल एक तो बड़ोदरा गुजरात में है और दिल्ली के कुछ भागों में ये प्रयोग किया गया है। प्राकृतिक गैस का उपयोग रसायनों और उर्वरकों के औद्योगिक निर्माण में करते हैं। प्राकृतिक गैस के भारत में जो भंडार है वो त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाए जाते हैं। कुछ सीमित जो प्राकृतिक संसाधन है उसकी बात कर रहे हैं हम। जीवाश्म ईंधन वन खनिज आदि समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है, यानी सीमित संसाधन ये समाप्त हो सकते हैं। कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है, और तथा मृत जीवों से इनके निर्माण में लाखों वर्ष लगते हैं, और इसके जो ज्ञात भंडार हैं वो कहते हैं कि 100 वर्षों के बाद समाप्त हो जाएंगे। इन ईंधनों के जलने से वायु प्रदूषण होता है, जिससे विश्व में उष्णन होता है, यानी टेम्परेचर बढ़ता है। इसलिए हमें ईंधनों का उपयोग तभी करना चाहिए जब बहुत ज़रूरी हो, जिससे पर्यावरण अच्छा रहे। विश्व में उष्णन कम होगा, गर्मी कम होगी और ईंधन लंबे समय तक चलेंगे। भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान समिति ने गाड़ी चलाते समय पेट्रोल डीजल बचाने के निम्न तरीके बताए हैं। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको भी आप याद रखिएगा। कौन से तरीके बताए हैं देखिए। पहला, जहाँ तक संभव हो सके गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाइए। नंबर 2, प्रतीक्षा करने वाले स्थान अथवा यातायात लाइटों पर गाड़ी का इंजन बंद कर देना चाहिए। टायरों में हवा का दबाव सही रखना चाहिए और गाड़ी का नियमित रखरखाव करना चाहिए। अब बात करते हैं इसके प्रश्नोत्तरों की। तो इसके प्रश्नोत्तर आप देखिए। इसके जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। पहले, सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ है, ये पहला प्रश्न है। इसका उत्तर होगा सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के निम्नलिखित लाभ होते हैं। नंबर 1, वाहनों के लिए प्रदूषण रहित ईंधन होता है। यह विद्युत उत्पादन में प्रयोग किया जाता है। इन्हें सीधे ही घरों में व उद्योगों में प्रयोग किया जा सकता है। ये जलने के बाद कोई राख इत्यादि नहीं छोड़ते हैं। प्रश्न नंबर 2, पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है, उत्तर होगा बिटुमेन। तीसरा, वर्णन कीजिए मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है और यह प्रक्रम क्या कहलाता है। यह भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न हो सकता है। लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए। उनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण वे संपिंडित हो गए, यानी उनका आकार कम हो गया, ठोस ज़्यादा हो गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया। उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में बदल गए। कोयले मुख्य रूप से कार्बन होता है, और मृत वनस्पति के धीरे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन की प्रक्रिया को कार्बनीकरण कहते हैं। और कोयले को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं क्योंकि यह वनस्पति के अवशेषों से मिलकर बना होता है। प्रश्न नंबर 4, इसमें हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। पहला है, ये इसमें 2 रिक्त स्थान हैं, इसमें हम सीधा ही भर लेते हैं। पेट्रोलियम, कोयला तथा प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। तो जो भरने वाले हैं वो पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस ही आएगा। दूसरा है, पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है। इसका अंग्रेजी शब्द हो जाएगा, इसको रिफाइनरी जो होती है वो इसी काम के लिए होती है, तो हम इसमें लिखेंगे परिष्करण। वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है सीएनजी।
पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य और असत्य लिखिए। जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं, ये असत्य है। पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक ईंधन है, ये भी असत्य है। कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, ये सत्य है। कोल तार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, ये सत्य है, लगभग 200 पदार्थ होते हैं। और मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, ये असत्य है, क्योंकि वो जीवाश्म ईंधन ही है। अब प्रश्न नंबर 6, समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों है। इसका उत्तर होगा, प्रकृति में जीवाश्म ईंधन की मात्रा सीमित है। ये सीमित स्रोत मानवीय क्रियाकलापों द्वारा समाप्त होते जा रहे हैं और आधुनिकीकरण के इस युग में वाहनों की संख्या का बढ़ना, जनसंख्या का बढ़ना आदि जीवाश्म ईंधन को खत्म करने की तैयारी में है। प्रश्न नंबर 7, कोक के अभिलक्षणों और उपयोगों का वर्णन कीजिए। उत्तर होगा, कोयले की खान में कोक मिलता है। यह खानों में वायु की अनुपस्थिति में कोयले को गर्म करने पर बनता है। जब कोयले के उपयोगी अवयव समाप्त हो जाते हैं तो कोक अवशेष के रूप में रह जाता है। यह एक कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ है और यह कार्बन का शुद्ध रूप है। अब इसके उपयोग कौन कौन से हैं, इसके उपयोग की हम बात कर लेते हैं। कोक का उपयोग कभी कभी ईंधन के रूप में किया जाता है। इस्पात के औद्योगिक निर्माण में होता है और धातुओं के निष्कर्षण में होता है। कोक ऊष्मा ज़्यादा देता है। प्रश्न नंबर 8, पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। उत्तर होगा, पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। जब ये जीव मृत हुए, इनके शरीर समुद्र की निचली सतह पर जाकर जम गए, फिर रेत और मिट्टी की तह यानी परत द्वारा ढक गए। लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित सारणी में 1991 से 1997 तक भारत में विद्युत की कुल कमी को दिखाया गया है। इन आंकड़ों ग्राफ द्वारा आलेखित करिए। वर्ष में कमी प्रतिशत को और वाई अक्ष और वर्ष को एक्स अक्ष में आलेखित कीजिए। तो क्रम संख्या 1 में वर्ष 1991 में कमी 7.9%, 1992 में 7.8%, ये सारी कमी है। 1993 में 8.3, 1994 7.4, 1995 7.1, 1996 9.2 और 1997 11.5। ये हिंदी और अंग्रेजी का मिश्रित रूप हो गया। अब जो इसका ग्राफ बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। नीचे इसमें वर्ष हैं 1991 से लेके 1997 तक एक्स अक्ष, और जो कमी है प्रतिशत में वो है वाई अक्ष। ये 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस प्रकार से इसको दर्शाया गया है। तो इसका तरीका बनाने का ये होता है कि हमने जैसे 1991 लिया। अब देखिए आप, 1991 में कमी है 7.9%। तो हम यहाँ से 1991 में इसको ग्राफ पे ऐसे चलाएंगे यूँ, और ये 7.9। इसको थोड़ा सा समझने की दृष्टि से एक बार इसमें लाइन खींच लेते हैं। ये यहाँ गया और ये 7.9 यहाँ मिला, तो ये यहाँ बन गया। फिर 1992 तो इधर से ऊपर लाइन में ले जाएंगे और यहाँ ऐसे ले जाएंगे, फिर ये ऐसे आ जाएगा। ये जहाँ जहाँ इसके बिंदु भी बनेंगे उन बिंदुओं को मिलाते हुए रेखा हम खींच देते हैं। तो आगे अब इसमें बढ़ाते हैं। तो ये इसका अंतिम प्रश्न था। तो ये ग्राफ पेपर पे एकदम अच्छे तरीके से बनेगा। तो इसके ये प्रश्न थे। इसके अलावा इसमें बहुत सारे प्रश्न और भी बनते हैं। पर्याप्त रूप से आप इसको पाठ की तैयारी कीजिए। इम्पोर्टेंट प्रश्न है और जीके की दृष्टि से भी उपयोगी है, आपके हमेशा काम आने वाला है। फिर भी कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसमें अपनी बात को लिखिए, मैं इसका उत्तर तुरंत ही दूंगा। और एक बात का ध्यान रखिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।